Welcome back students. As you know, yesterday we started CBSE Civics class 10th और कल के पार्ट में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के पार्ट 1 को, जिसमें हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उस कंपोजिशन की वजह से, और वहाँ के गवर्नमेंट ने कैसे उसको सॉल्व किया और कैसे सिविल वॉर जो कि होने वाली थी वहाँ पे उसको बचा लिया, उसको होने नहीं दिया और पूरी तरह से बेल्जियम में एकदम शांति हो गई। तो आज हम बात करेंगे श्रीलंका की कि श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या उसका एथनिक कंपोजिशन कैसा था और कैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको डील किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। कैपिटल की बात करें तो श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो उसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो श्रीलंका में सिंहला स्पीकर 74% है और वो बौद्ध धर्म को के हैं, मतलब वो बुद्धिस्ट हैं। और तमिल स्पीकर्स 18% है और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब इन तमिल स्पीकर्स में भी बटे हुए हैं। 13% जो तमिल स्पीकर्स हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं, मतलब वो इंडिया से माइग्रेट होके वहाँ पे गए हैं। जब अंग्रेज़ों के समय में श्रीलंका में प्लांटेशन चल रही थी, वहाँ पे टी प्लांटेशन और रबर प्लांटेशन हो रही थी, तो वहाँ पे मज़दूरों की कमी थी और उस वजह से अंग्रेज़ों ने इंडिया से मज़दूर वहाँ पे माइग्रेट किए थे, वहाँ पे भेजे थे और कुछ मज़दूर वहीं पे जाके बस गए। और ये 5% जो इंडियन तमिल्स हैं ये वही मज़दूर हैं। ये मज़दूर जो मज़दूर थे ये 5% के फोर फादर्स थे। और बाकी बचा जो 7% है वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब वो सिंगला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं और उनका क्या रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई इसके चलते। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है, बहुसंख्यकवाद, मतलब कि जो भी लोग मेजॉरिटी में होंगे, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में सिरला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, 74% सिरला स्पीकर्स थे। तो उन्हीं के हिसाब से जो भी लॉज बनने लगे, जो गवर्नमेंट लॉज बनाने लगी उनके हिसाब से बनाने लगी जो कि मेजॉरिटी में थे। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुई तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने सिंहला लोगों की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुसंख्यकवाद को अपनाया, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म को अपनाया। अब क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि सिंहला लोगों को क्या कि उनको ज़्यादा ऊपर उठाया जा सके और तमिल को नीचे गिराया जा सके। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट लाया जिसके तहत सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। मतलब सिंहला ही सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तमिल को पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर किया। दूसरा क्या था कि सिंहला एप्लीकेंट्स, मतलब जो भी जॉब थी, जो गवर्नमेंट जॉब थी, यूनिवर्सिटी में जो भी पोजीशंस थी, उसमें सिर्फ सिंहला लोगों को क्या की जाने लगी, प्रेफरेंस दी जाने लगी, उनको वरीयता दी जाने लगी। और तीसरा क्या हुआ कि गवर्नमेंट बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने लगी, बौद्ध धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करने लगी, जबकि वहाँ पे हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और ईसाई भी थे। उनको हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और क्रिश्चियंस भी थे, उनको उन्होंने एकदम से इग्नोर कर दिया था। तो जो गवर्नमेंट के ये स्टेप्स थे, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा वहाँ की बाकी जनता के ऊपर, आइए उसको देखते हैं। तमिल्स पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो तमिल्स के अंदर ये फीलिंग आ गई कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अलगाव की भावना हो रही है, उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उनके राइट्स को उनसे छीना जा रहा है। और उनको ये भी पता था कि जब अगर सिंहला लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी और उनके हितों को अनदेखा किया जाने लगेगा, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाने लगेगा। और गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही थी, वो सिर्फ सिंहला लोगों को ही ध्यान में रख के अपने लॉज को बना रही थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब श्रीलंकन तमिल्स ने देखा कि उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है तो वो कितना बर्दाश्त करते, आखिरकार उन्होंने क्या किया,
पार्टीज़ बनाना, अपनी अलग से पार्टीज़ बनाना शुरू कर दिया और उन पार्टीज़ के तहत वे मांग करते थे कि तमिल को भी क्या बनाई जाए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। फिर और वो क्या चाहते थे, वो इक्वालिटी चाहते थे, किसमें, एजुकेशन में और जॉब्स में। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो बार बार उनकी मांगों को एकदम मना कर दे रही थी, उनको डिनाइड कर दे रही थी। अब इसकी वजह से तमिल्स का गुस्सा और बढ़ गया और वो क्या करने लगे, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे। और वो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट कहाँ पे होता, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, मतलब मान लीजिए ये श्रीलंका है, बहुत गंदी है मेरी ड्राइंग, छोड़िए। श्रीलंका के ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से स्टेट बने जिसमें उनकी तरह से उनके रूल्स फॉलो हों। लेकिन इसको भी गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया, इस बात को भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ही सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं, छिड़ गया। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे श्रीलंकन्स जो है बेघर हुए। उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तमिल से बेघर हुए, सिंहला बोलने वाले भी, वो लोग के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। तो हमने देखा कि कैसे दोनों जगह, बेल्जियम में और श्रीलंका में, दोनों जगह क्या थी, दोनों जगह अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उन लोगों की एथनिक कंपोजिशन क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे समझदारी के साथ वो अलग अलग होते हुए भी उन लोगों को कैसे ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह से वो लोग मिल के रह सके। और उसके ही ठीक उल्टे में श्रीलंका ने क्या किया, और लोगों को भड़का दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पावर शेयरिंग जो कि बेल्जियम ने अपनाई, अपनी पावर्स को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई होने से बच गई। और श्रीलंका जिसने पावर को शेयर करने से मना कर दिया, उसके साथ क्या हुआ, वहाँ सिविल वॉर हुआ और वहाँ के बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो अब हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट